IFS. स्टूडेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड है आज उमा शंकर एंड ही इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट एंड ही हैज recently qualified CSR Net Life Science. So let's welcome him and let's know his journey. जानते हैं उन्होंने कैसे की थी प्रिपरेशन, इनसे आप क्या बातें सीख सकते हो. So let's know him. Hi Uma Shankar, how are you doing? Thank you, ma'am. Fine, ma'am. Okay, great. So first of all, please tell me कि आपकी क्या रैंक आई थी, क्या रिजल्ट आया है? इस बार मैम CSIR UGC नेट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 143 CSIR JRF के थ्रू हुआ. ओके ग्रेट. तो ये बहुत बड़ी बात होती है बिकॉज हमको पता है कि हर साल इतने बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, JRF बहुत कम लोगों का आता है और एक आप उनमें से एक हो जिनकी बहुत अच्छी रैंक भी आई है और JRF भी मिला है. तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फाइनली आपने इतनी जो मेहनत की थी, आपका वो मेहनत रंग लाई है, तो आपकी क्या फीलिंग्स है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम, बहुत खुश हूँ और घर में सब लोग खुश हैं और मेरे सारे फ्रेंड्स ने भी मेरा जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट किया है. और ये मेरा मैम थर्ड अटेम्प्ट है, इससे पहले मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ. ओके. तो ये आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है कि आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, थर्ड अटेम्प्ट है. तो आई थिंक मुझे आपसे काफी कुछ आज ये पता चलेगा कि क्या गलतियां बच्चों को नहीं करनी चाहिए. जरूर आपने कुछ शायद गलतियां की होगी, तो उससे आज हमारे बच्चे बहुत सीखने वाले हैं. तो हम सारी बातें धीरे धीरे करेंगे. पहले तो मुझे बताओ कि आपने MSc कहाँ से किया है, कब किया है, क्या सब्जेक्ट था आपका? यस मैम, मेरा जो MSc है वो अभी कंप्लीट हुआ 2021 से और मैंने गवर्नमेंट VYT कॉलेज दुर्ग से अपना MSc किया है और मेरा MSc जो है बॉटनी सब्जेक्ट में है. ओके. और आपको पता कैसे चला CSR नेट एग्जाम के बारे में? कब से आपका ये ड्रीम था कि आपको एग्जाम देनी है? असल में मैम मुझे फर्स्ट सेकंड ईयर से ही ये पता था, ग्रेजुएशन के टाइम से ही, क्योंकि मेरे भैया जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे थे नेट का, तो उनसे मुझे गाइडेंस मिला था कि आप कर सकते हो ऐसा ऐसा करके. तो मुझे तब से पता था. ओके ओके, बढ़िया. सो टेल मी कि आपने जैसे कि बताया है मुझे कि आपका मास्टर्स था बॉटनी में. तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि एक बॉटनी स्टूडेंट के लिए जिसका मास्टर्स बॉटनी में है, उनके लिए कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से यूनिट्स बहुत इजी जाते हैं CSR के? जो 13 यूनिट्स उनमें से आपको क्या लगता है कि कौन से यूनिट्स एक बॉटनी का स्टूडेंट काफी आसानी से कर लेगा? जी मैम, बीइंग ए बॉटनी स्टूडेंट मैम, मेरे लिए प्लांट फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब्जेक्ट ज्यादा मतलब मेरे लिए इजी रहते हैं. फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी भी हम लोग पढ़ते हैं, तो और ये भी, और जेनेटिक्स भी ठीक रहता है. बाकी जो अप्लाइड बायोलॉजी है वो भी ठीक है. और डिफिकल्ट मेरे लिए था कैंसर, इम्यूनोलॉजी, सेल सिग्नलिंग लिए और एनुअल फिजियो, ये सब. ओके. एंड व्हाट अबाउट डेवलपमेंटल बायोलॉजी? आई थिंक वो भी जूलॉजी वालों के लिए ज्यादा अच्छा होता है, तो आपको कैसा लगा वो टॉपिक? डेवलपमेंटल बायोलॉजी मैम मेरा फेवरेट है वो भी, क्योंकि विशाल सर ने इतना अच्छा पढ़ाया मैम कि मुझे बहुत अच्छा लगता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी. एक बात मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी, विशाल सर जितना कराते हैं, चाहे डेवलपमेंटल हो चाहे सेल सिग्नलिंग हो, क्वेश्चन उसके बाहर का कभी नहीं आता है. आपके जो नोट्स की बुक बन जाती है उसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा. यस बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक बॉटनी के स्टूडेंट को डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत अच्छा लगने लगा, बिकॉज वो आई थिंक जूलॉजी वालों को ज्यादा पसंद आता है. तो ये बहुत अच्छी बात है. अच्छा, आपने मुझे ये कहा है कि 2 बार आपका एग्जाम नहीं निकला. तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपकी पहली कौन सी मिस्टेक्स हुई थी जिसको आपने शायद सुधारा है, जिससे आपका भी रिजल्ट आया है? तो क्या गलतियां आपने पहले की थी एंड क्या बच्चों को नहीं करना चाहिए? लेट्स नो दैट. यस मैम. तो मैम मेरे जो इससे पहले के 2 अटेम्प्ट थे उसमें मेरे नोट्स प्रॉपर नहीं बन पाए थे. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नोट्स प्रॉपर नहीं बन पाया था, मैंने इसे ऐसे ही मतलब अटेंड करने के लिए किया. सेकंड में मेरा नोट्स लगभग कंप्लीट हो गया था, लेकिन मुझे ये डर रहता था कि मैं क्वेश्चन करूंगा तो मुझसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, या मुझे न्यूमेरिकल से डर लगता था. तो हाँ, क्वेश्चन करने से मुझे डर लगता था, तो मैंने मैम अपना जो डर है उससे अपना थोड़ा उसको दूर किया, उससे जीते. केसी सर हमेशा कहते थे कि मेरे जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो न्यूमेरिकल से क्यों उतने डरते हो. तो मैंने मैम अब जब अपना जो डर है पहले उसको खत्म किया
न्यूमेरिकल्स करने से डर लगता था, उसको क्वेश्चन करने से डर लगता था, उसको मैंने खत्म किया और उसके बाद मेरा हो गया। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने उस फियर को पार किया है। डेफिनेटली हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको डर लगता है कि आप मोलारिटी बोल दिया, थर्मोडायनामिक्स कैसे करेंगे सॉल्व। पर पहली बात तो ध्यान रखो बच्चों कि आपको सब कुछ नहीं सॉल्व करना होता है, आपको अपना एग्जाम निकालना है। पर इतना मत डरो कि आप क्वेश्चन को पढ़ो ही ना, और ये डर आपको जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपके बेसिक्स क्लियर है, आप प्रैक्टिस करते हो। मे बी शुरुआत के क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे, गलत होगा, फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, बट आफ्टर सम प्रैक्टिस 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 डेफिनेटली आप उसको कर लोगे पार। तो बताइए मुझे कि आपका वो डर कैसे गया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, बिकॉज बहुत बच्चों का डर होता है, तो आपने क्या किया था जो हमारे बच्चों को करना चाहिए? यस मैम, तो मैम सबसे पहले जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है या क्वेश्चन जो CSI नेट के क्वेश्चन है, तो उसे मैम हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फिर गलत होता है, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो मैंने मैम ये स्ट्रेटजी बनाई कि मैं क्वेश्चन करूंगा, चाहे मेरा क्वेश्चन गलत भी क्यों ना हो जाए, मैं क्वेश्चन करूंगा, और क्वेश्चन करने के बाद जो कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है उसको मैं देखूंगा और उसको रिवाइज करूंगा, फिर से पढ़ूंगा। तो एक एक गलत क्वेश्चन में मेरे एक एक टॉपिक, एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते गए। तो धीरे धीरे मेरा जो क्वेश्चन का गलत होना है मैम वो धीरे धीरे कम होता गया। कम हुआ, बिल्कुल। तो ये अपने वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना लिया मैम कि बिल्कुल अगर गलत होते हैं तो मैं एक टॉपिक सीख जाऊंगा, ऐसा। यस, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा हम अक्सर बच्चों को क्लास में यही बोलते हैं, जितनी गलतियां करनी है हमारे क्लास में करो, प्रिपरेशन के दौरान करो, बिकॉज जितनी गलतियां वहां करते हो ना, मुझे लगता है कि एग्जाम में वो कभी आप रिपीट करोगे गलती। जो बच्चा गलती नहीं करता है, हमको उनसे डर लगता है कि यार इसमें ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि एग्जाम में जाके गलतियां कर दे। जो सबसे ज्यादा गलतियां क्लासरूम में करता है, वो हर गलती से कुछ ना कुछ सीखता है, और वो गलती रिपीट तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि याद रहता है कि यार इसमें मेरी गड़बड़ होती है तो मैं ध्यान से करूंगा उस चीज को, एंड वो बच्चा फिर उसको कभी रिपीट नहीं करता है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने अपना वीकनेस पहचाना, आपने उसको एक्सेप्ट किया कि ये मेरी वीकनेस है, और आपने उस पर काम किया है, प्रैक्टिस की है, एंड देन रिजल्ट हम सबको दिख रहा है। तो बिग कांग्रेचुलेशन। तो मुझे बताओ कि हमारे जो 13 यूनिट है उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल किस टॉपिक से आपको मिलते थे? आपको क्या लगता है कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वैसे वाले? न्यूमेरिकल्स के मैम क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं जेनेटिक्स में, इवोल्यूशन में, और इकोलॉजी में कुछ कुछ सेक्शन है वहाँ न्यूमेरिकल्स हैं, बायोकेमिस्ट्री में है जो कि फिजिकल जो केमिस्ट्री है उस वाले पार्ट में है, उन सब में थर्मोडायनामिक्स वगैरह में, पीएच वगैरह में, तो इसमें क्वेश्चंस है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इकोलॉजी में तो बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मूलाज है, इंडाइसेस से क्वेश्चंस आते हैं, हार्डी-विनबर्ग से आते हैं, इकोलॉजी में भी कुछ फिक्स टॉपिक्स है वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो जिन बच्चों को डर लगता है न्यूमेरिकल से, काम कर सकते हैं, फॉर्मूलाज एक जगह पे लिख लो, फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लो, एंड उसके क्वेश्चंस को साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलोगे तो फिर इट्स वेरी इजी। जेनेटिक्स में देखो, जेनेटिक्स में देखा जाए तो जो पॉइंट क्रॉस है, 2 पॉइंट क्रॉस, 3 पॉइंट क्रॉस, मेनली न्यूमेरिकल्स वहीं से आते हैं। आपको रेशियोज निकालने पड़ते हैं, कहीं पे डिसीज प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। तो अगर आपको बेसिक्स सारे आपके क्लियर है प्रॉपरली, कोई नया वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो मे बी शायद डर लग सकता है। तो ये होता है बच्चों को कि जेनेटिक्स में अगर आपको लगता है कोई न्यू वैरायटी का न्यूमेरिकल है, एक बार ट्राई करो, नहीं आता है तो एग्जाम में छोड़ दिया करो, उसके पीछे मत पड़ना, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। पेडिग्री कभी कभी बहुत ईजी होती है, पर आप पैनिक करते हो, आप डर लगता है, तो उस चक्कर में फिर शायद आप गलत कर दोगे या फिर आपको बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे बच्चे। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम कम है, बहुत क्वेश्चन करने होते हैं। तो बिल्कुल, तो ध्यान रखना है कि जो आपको अच्छी से आता है उसको पहले टारगेट करो। आपको 25 ढूंढने हैं, आपको पूरे 75 सॉल्व नहीं करने होते हैं कभी भी एग्जाम। तो मैं आपको पूछ रही थी, मेरा सवाल था कि व्हाट अबाउट द संडे टेस्ट, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके? मैम जो हफ्ते भर जो हम लोग पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो उसको रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम टाइम में कैसे फेस करेंगे उसका एक्सपीरियंस हर संडे टेस्ट को होता है। तो और आपको याद है आपके मार्क्स कितने आते थे शुरुआत में? मैम मार्क्स बहुत मैम शुरू में बहुत कम आते थे, क्योंकि मैं पहले बताया कि मेरा डर था पहले, फिर धीरे धीरे मार्क्स सुधरने लगे थे। तो मार्क्स तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है मैम, लेकिन ठीक ठाक आ रहा था। ठीक है, नहीं आपको क्वालिफाई करने के लिए जितने मार्क्स चाहिए आप उतने स्कोर कर रहे हो, तो फिर तो आपके लिए बहुत बढ़िया है।
जी, तो आप मुझे बता रहे थे कि क्या-क्या बच्चा सीख सकता है एक फुल लेंथ की टेस्ट अटेम्प्ट करके। यस मैम। तो आपने क्या-क्या स्ट्रेटेजीज बनाई थी इन टेस्ट से? मैम टेस्ट से मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि पहले मुझे आते हैं क्वेश्चंस, पहले मैं वो करूँगा जो जल्दी बन जाए, जैसे कि 20 सेक्शंस के जो क्वेश्चन है वो सिंगल आंसर क्वेश्चन रहते हैं, तो पहले वो अटेम्प्ट करूँगा। फिर पार्ट सी के जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करूँगा जो मुझसे बनते हैं, और उसके बाद जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करूँगा। तो ये मेरी ये स्ट्रेटजी रहती है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी एग्जाम तक में थी कि आप इसी सीक्वेंस से जाओगे या फिर आपने कभी चेंज किया है इसे? नहीं मैम, मैंने ये सीक्वेंस चेंज नहीं किया है, मैंने इसी सीक्वेंस से ही फाइनल एग्जाम तक किया था। ओके ग्रेट। और मुझे बताओ कि पार्ट सी में से आपको 75 क्वेश्चंस आएंगे, आपको ढूंढने सिर्फ 25 है, तो वो कितना मुश्किल होता है ढूंढना 25 क्वेश्चन, या फिर इजीली मिल जाते हैं? आपके प्रिपरेशन के हिसाब से आपका कैसा रहा था वो सेक्शन? यस मैम, 13 यूनिट से जो 75 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें से आपके जो पढ़े वाले टॉपिक 25 क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं मैम। तो मैंने 25 क्वेश्चन पूरे किए थे एग्जाम में। ओके। और आप जब मॉक टेस्ट दिया करते तब आप 25 कर लेते थे या फिर 20-22 में रुकते थे? उतना ही करता था मैम, 20-22 से 25 के बीच में ही करता था। ओके ग्रेट। क्योंकि 75 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन होते हैं मैम, उसमें आपको 50 छोड़ के 25 करना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे हमेशा जो डरते हैं पार्ट सी में से, ध्यान रखो बच्चों, आपको 50 क्वेश्चंस छोड़ देने हैं। पहला पढ़ो, नहीं आता स्किप कर दो, टाइम वेस्ट नहीं करना। और आपको जब आप इतनी प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस। अगर आपको डर लगता है कि ग्राफ से डर लगता है, ट्राई करो, कर लो प्रैक्टिस के दौरान, बट अगर आपको फिर भी नहीं जम पा रहा है तो एग्जाम में उसको मत छेड़ना। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी, हर बच्चे के लिए क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। सो आपका जो भी स्ट्रेंथ है, मैच द पेयर्स तो बहुत इजी आता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। डायग्राम क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो पहले उनको ट्राई कर लो। तो जो आपको फेमिलियर क्वेश्चंस लगते हैं वहां पे चैलेंज मत ले लेना एग्जाम में जाके कि यार पेडिग्री तो मैंने की थी, मैं तो सॉल्व करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी। हो सकता है आपको लगता है कि 5 मिनट आपने दे दिया है, आंसर नहीं आ पा रहा है, तो स्किप कर दो। दैट इज द करेक्ट डिसीजन एट दैट टाइम। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि वो ईगो पे ले लेते हैं बात, एंड एक क्वेश्चन को 15 मिनट दे देंगे, उसके बाद में स्ट्रेस आएगा, एंड ट्रस्ट मी, वो एक क्वेश्चन आपका पूरा पेपर खराब कर सकता है। तो आपको वो गलती तो बिल्कुल नहीं करनी। तो टेल मी कि आपके हिसाब से आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा था, और पहले तो वो बता दो। मेरा फेवरेट टॉपिक मैम पूरा 2 यूनिट है, इकोलॉजी इवोल्यूशन, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आई थिंक उसमें इतनी सारी कहानियां, थियरी से तो बड़ा मजा आता है, लगता नहीं है पढ़ाई कर रहे हो। यस मैम जी। तो उसमें मैम जेनेटिक्स में और जो डार्विन वाला जो चैप्टर है जी, तो उसमें जो उसका स्ट्रगल है मेंडल एंड डार्विन का कि उनका जो लाइफ का स्ट्रगल है कि जिंदगी भर उन्होंने काम किया, फिर उनका काम पब्लिश नहीं हुआ, और मेंडल जो है इस दुनिया से चले गए, तो अभी उनको अब रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो पेशेंस से मैंने वहां से सीखा मैम, जो इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है तो और जेनेटिक्स है, वहां से मैंने पेशेंस वाला जो चैप्टर है वो। ये बहुत अच्छी बात बताई है। आई थिंक हर सीएसएन एस्पिरेंट को पेशेंस सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर आपका होता है कि इफ यू आर गिवन लाइक 6 मंथ प्रिपरेशन की है, नहीं निकल पाया एग्जाम, तो पेशेंस रखो। अगर आपका 1-2 मार्क्स से रह गया है तो ट्रस्ट मी, आप बहुत मंजिल के करीब हो, बस आपको एक बार और जोर का मेहनत करना है और आप कर लोगे। जैसे कि यस, दैट्स वेरी ट्रू कि हमने मेंडल की लाइफ से यही देखा है कि उन्होंने इतना काम किया, उनके काम का रिकॉग्निशन नहीं मिला था, बट आफ्टर ही डाइड his work was recognized and he was called the father of genetics. Maybe उन्होंने नहीं देखी ये टाइटल, बट हम सब आज जानते हैं उनके वर्क को, हम सब जानते हैं उनके काम को। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंस रखो, पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको किस टॉपिक से डर लगता था, यार ये नहीं पढ़ना है या नहीं हो रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा कोई था टॉपिक? मेरे लिए मैम एंजाइम काइनेटिक्स का जो ग्राफ वाला, जो बहुत सारे जो ग्राफ वाला पोर्शन था, वहां से थोड़ा क्वेश्चन करने से मैं वो डरता था। और जो मोलेकुलर बायोलॉजी के जो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होके सारे प्रोसेस होते हैं, तो उनके जो एंजाइम्स हैं वहां से थोड़ा बोलने का डर रहता था कि गलत हो सकता है क्वेश्चन आंसर। ओके ग्रेट। सो यस, जो आई थिंक वो इनहिबिशन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एलबी प्लॉट 1/, तो हाँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है।
बट बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट है आई थिंक वो तो सब करते हैं, वो हमारा बिल्कुल बेसिक है। पर ठीक है, जो पार्ट आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है उसके हिसाब से अपना पेपर बिल्कुल प्लान कर सकते हो। तो दैट्स डेफिनेटली ग्रेट। तो प्लीज टेल मी कि हु डेडिकेट दिस सक्सेस टू, आपके साथ में कौन कौन रहा है जिनको आप थैंक यू बोलना चाहते हो ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रिपरेशन? यस मैम, सबसे पहले तो मैम मैं अपने पेरेंट्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैम, क्योंकि मैम गांव में रहता हूँ और हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट फैमिली हैं। तो हम लोग मैं घर में ही रहता हूँ, तो वो सारे काम भी मुझे बीच बीच में थोड़े थोड़े करने पड़ते थे। लेकिन उन्होंने ये सपोर्ट किया मैम कि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे किसी ने कोई किसी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं की, मुझे अकेला छोड़ दिया कि तुम पढ़ो, तुम्हारा करो अच्छे से। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। फिर आईएफएस की टीम ने मैं बहुत हेल्प किया मैम। मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ मेरे पास ये चॉइस था कि या मैं तो बाहर जाके पढ़ूं या मैं घर में ही पढ़ूं। तो मैं डिसाइड किया कि मैं घर में ही पढ़ूंगा। यहाँ नेटवर्क का बहुत दिक्कत रहता है। तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो परचेज किया था आईएफएस से। और जैसे होता है मैम कि जैसे एकलव्य जो है तो वो वहां जाके नहीं पढ़ सकता था, तो वो दूर से पढ़ाई किया। वैसे ही मैम ये ऐप के थ्रू मैंने दूर से ही पढ़ाई की है और अच्छे से मैंने जो है नॉलेज वो गेन किया। और आईपीएस की टीम को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ मैम। और मेरे जो दोस्त थे गोपाल और धर्मेंद्र करके, उनके साथ मैं कैजुअल टॉक में भी पढ़ाई लिखाई की, नेट की प्रिपरेशन की बात करते थे कि वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अलग से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं उन लोग के साथ अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर करता था, वो लोग भी मुझसे शेयर करते थे। ओके, ग्रेट। सो बहुत ही आपने अच्छी बात कही है, बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया है आपने। दैट्स डेफिनेटली ग्रेट। एक और चीज, बहुत बच्चे आजकल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इतने सारे प्लेटफॉर्म थे जिसमें आप रील देखते हो, कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो आपके लिए ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई थी जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? यस मैम, शुरू में होता था डिस्ट्रैक्शन। फिर मैंने मेरे जो एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान उसको लिमिट करके रख दिया। जैसे कि मैं हफ्ते में एक बार खोलूंगा, 2 बार खोलूंगा, बस इतना ही, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाई पे फोकस करूंगा। ये मैंने उसको ऐसा नहीं किया कि मैं पूरा छोड़ दूंगा। मैं करूंगा लेकिन 1-2 बार हफ्ते में बस, और बाकी टाइम फोकस करूंगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है कि आपका सेल्फ कंट्रोल इतना अच्छा है, बिकॉज बहुत बच्चे का ये इशू होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ, बट इट्स गुड दैट आप में वो कंट्रोल है। बच्चों ध्यान रखो, अभी हमारे जो बच्चे हैं वो इतने मेच्योर है कि आप अपने आप को हैंडल कर सकते हो, और आपको पता है कि लास्ट स्टेप है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, फिर आपका जो सक्सेस है, आपको पीएचडी करना है, आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, वो सब आप कर लोगे। तो जस्ट मेंटेन दैट थिंग, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ी कुछ महीने की बात है। जितना आप हार्डवर्क एक अटेम्प्ट में कर लोगे, आपको दोबारा फिर नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज ध्यान रखो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, जस्ट प्रिपेयर वेल एंड डेफिनेटली आप इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एनी लास्ट मैसेज आप देना चाहते हो टू ऑल द न्यू एस्पिरेंट, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मे बी आपके फ्रेंड्स, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स एग्जाम दे रहे होंगे, कोई टिप आपकी तरफ से उनके लिए, कोई मैसेज? यस मैम, तो सीएसआईआर जो है उसका प्रिपरेशन मैम एक लंबी जर्नी होती है, और हमको जो है सारी चीजें पेशेंटली हमको हैंडल करना पड़ता है। चाहे आप पेशेंटली आप नोट्स बनाओ, डिसेंट नोट्स बनाओ, फिर उसको रिवीजन करो। रिवीजन करने में मैम बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कई बार कि आपने पहला यूनिट किया, फिर आप 13वां यूनिट पर चले गए, फिर आपको पीछे का कुछ याद नहीं रहता है। तो उसको आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसको आपको रिवीजन करते जाना है। वो आपका जो हैबिट में आ जाएगा, तो आपका जो नॉलेज है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। जब आप क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो वो जो नॉलेज है वो हमेशा काम आएगा। तो और रिवीजन करना है, और है कि क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन जो आपको डर लगता है, चाहे कठिन क्यों ना हो, क्वेश्चन आपको बनाने हैं। गलत होता है तो कोई बात नहीं, आपको जो क्वेश्चन है उसके आंसर देखने हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट बार उस कॉन्सेप्ट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे डेफिनेटली बने। तो ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। बिल्कुल, सो बहुत अच्छी बात बताई अपने बच्चों को। देखो, आपको एजुकेटर्स हम पढ़ा देंगे,
पर वो आपको रिविजन करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। पर ध्यान रखना है कि अगर आपको सक्सीड करना है एग्जाम में, तो आपका जो सेल्फ जो मेहनत रहेगी वो बहुत काम आने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग उमाशंकर, एंड बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे काफी कुछ सीखने मिला है, मुझे कुछ नए पर्सपेक्टिव मिले हैं आज, जो मैंने आपसे बात करते करते मुझे पता चला है। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपके जो भी ड्रीम्स, जो भी एम्बिशंस है, एक तो आपने अचीव कर लिया है, एंड आई होप दैट आपके जो भी आगे के ड्रीम्स है वो सारे आप काफी अच्छी से, काफी प्रॉपरली सब कुछ अचीव कर लो। एंड अब भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने JRF एग्जाम कर ली, और जो आपने मिस्टेक्स की थी इनिशियली वो आपने रेक्टिफाई कर ली। वी ऑलवेज से दिस, रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, वर्क ऑन देम। उसके पीछे हम अगर सैड हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं, बट उसको आगे बढ़ाना, जो गलतियां शुरुआत में की थी उसको रिपीट ना करते हुए, आपको गलतियां पहचान के उस पर वर्क करके आगे प्रोसीड करना, वो आपने किया है, and you have achieved your dream. So a big congratulations and a very all the best from our entire team of IFS. Thank you, ma'am. Okay. So to all the students out there, बस याद रखो क्या क्या हमने आज देखा है, क्या क्या हमने आज सीखा है। तो बेटा पेशेंस बहुत जरूरी है, जैसे मेंडल ने शो किया था। रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, and the JRF is yours. So see you all very soon with some new sessions, everyone. Till then, take care. Bye bye. Have a great day and a very happy learning to you.